गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभमपाल और आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स की पहला लेक्चर है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का मतलब पता होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हो रहा है या फिर एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस और फिजिक्स इन विच डील्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क एंड टेम्परेचर। ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक, तो थर्मोडायनेमिक की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। 1824 में साइंटिस्ट थे सैडी कार्नोट। इन 1824 अ साइंटिस्ट सैडी कार्नोट नाम से एक साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। ही इज़ द फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इज नोन एज द फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन्होंने पहली बार 1824 में मोटिव पावर और वर्क के बारे में इन्होंने इन्वेंशन किया था। पहली बार वहाँ पर पहला स्टार्टिंग पॉइंट था थर्मोडायनेमिक्स का। जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट था वो 1824 में सैडी कार्नोट, जब इन्होंने मोटिव पावर के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट द मोटर, तो वहाँ पर इन्होंने वर्क के बारे में पता चला था कि वर्क क्या होता है। इसके बाद 1843 में 1843 में थॉमसन जूल एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने फिर 1843 में हीट इक्विवेलेंट का इन्वेंशन हुआ था। हीट इक्विवेलेंट को डिस्कवर किया इन्होंने। जो हीट इक्विवेलेंट होता है उसको इन्होंने थॉमसन जूल ने, जो साइंटिस्ट थे, 1843 में डिस्कवर किया था। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि विलियर्ड गिब्स, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेम्स मैक्सवेल भी बोल सकते हो आप, जेम्स मैक्सवेल, रुडोल्फ क्लॉजियस, विलियम थॉमसन, शॉर्ट में इसको केल्विन। 1850 में एक बहुत बड़ा आपका चेंज आया था थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच में, जब आपका पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया था विलियम थॉमसन एंड रुडोल्फ क्लॉजियस के द्वारा। रुडोल्फ क्लॉजियस और विलियम थॉमसन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1850 में 1850 में आपका फर्स्ट लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय विलियम थॉमसन एंड रुडोल्फ क्लॉजियस इन 1850। 1850 में विलियम थॉमसन और रुडोल्फ क्लॉजियस ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका दिया था, उनकी इन्वेंशन हुई थी। तो ये सारे बहुत, इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि बोल्ट्जमैन कह सकते हो आप। इन सभी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आप उठा करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ इन सभी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दे रखा है। जैसे कि मैक्सवेल इक्वेशंस आपकी आएंगी, गिब्स एंड फ्री एनर्जी होती है, थॉमसन जूल हैं, रॉबर्ट बॉयल हैं, ठीक, विलियम रैंकाइन है, चार्ल्स हैं, गे-लुसेक्स। इन सभी ने, इन सारे साइंटिस्ट, ये सारे के सारे साइंटिस्ट के नाम है। इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। आप उसको डिस्कवर करेंगे तो हिस्ट्री में जाएं तो बहुत सारे इनके अलावा भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, कुछ ना कुछ जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये सारे साइंटिस्ट थे। ये थोड़ा सा हिस्ट्री की बात थी कि थर्मोडायनेमिक्स का इन्वेंशन कहाँ से हुआ। बस एक बात ध्यान रखिएगा, 1824 में सैडी कार्नोट, जो कि फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट था थर्मोडायनेमिक्स का। उसके बाद इन्वेंशन होते चले गए। 1843 में जूल थॉमसन ने आपका हीट इक्विवेलेंट का डिस्कवर किया। हीट इक्विवेलेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फर्दर अपनी वीडियोस में। जो आपके थॉमसन जूल थे, उन्होंने हीट इक्विवेलेंट का डिस्कवर किया। उसके बाद 1850 में विलियम थॉमसन एंड रुडोल्फ क्लॉजियस ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इन्वेंशन किया था। उसके बाद रॉबर्ट बॉयल
चार्ल्स गे लूसेक, इन्होंने अपने अपने लॉज दिए, विलियम रैंकाइन ने आपकी रैंकाइन साइकिल जो है उसके ऊपर वर्क किया था। तो ये सारे के सारे साइंटिस्ट थे। सो मेनी साइंटिस्ट आर देयर इन द हिस्ट्री हु गेव देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। आगे हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। थोड़ा सा आप देखेंगे कि व्हाट द इंपॉर्टेंट टर्म्स आर देयर रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद मैं आपको ब्रांचेस बताऊंगा। इससे पहले आप देख लीजिए पहले मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर आप सभी लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को, जिन्हें नहीं पता सुन लीजिए। मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ है वो सब मैटर है। मैटर इज समथिंग और एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो सब मैटर में काउंट होती है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, एंड ये भी कह सकते हैं आप एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास, एंड हैविंग मास। कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, तो ऐसी चीज को आप क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ये बेसिक है, बिल्कुल फर्स्ट डेफिनेशन आपको ये पता होनी चाहिए कि मैटर क्या होता है। फिर इसके बाद आते हैं मैटर की फॉर्म्स कितनी होती हैं, फॉर्म्स ऑफ मैटर। देयर आर बेसिकली, आजकल तो अगर आप मॉडर्न अपडेट की बात करें तो 5 फॉर्म्स होती हैं मैटर की। 5 फॉर्म्स आर देयर, देयर आर 5 फॉर्म्स। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 फॉर्म तो आपने सबने पढ़ी होंगी जो कि अर्थ पर मिलती हैं। ये तीनों की तीनों फॉर्म आपकी अर्थ पर मिलेंगी। 2 फॉर्म जो हैं वो जनरली अर्थ पर नहीं पाई जाती हैं। चौथी जो फॉर्म है वो है प्लाज्मा, एंड लास्ट इज BEC। BEC जो आपकी फॉर्म है ये इन्वेंटेड हुई थी 1995 में। प्लाज्मा आपका जो होता है वो यूनिवर्स में मैक्सिमम, जो यूनिवर्स में मैटर मिलता है वो प्लाज्मा की फॉर्म में मिलता है। अर्थ पर मैटर प्लाज्मा आपका बहुत कम है, रेयर है या है ही नहीं। प्लाज्मा की जो फॉर्म है वो अर्थ पर आपको नहीं मिलेगी। अर्थ पर आपको 3 ही स्टेट मिलती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन उसके अलावा भी आपको प्लाज्मा भी मिलेगा, प्लाज्मा भी होती है एक स्टेट ऑफ मैटर। ये सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं, इनको स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। These are the states of matter. These are the states of matter. ये मैटर की स्टेट्स हैं। ठीक, BEC की फुल फॉर्म होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। BEC means Bose-Einstein condensate. BEC means Bose-Einstein condensate। तो ये आपका मैटर के बारे में था। कितनी फॉर्म्स होती हैं याद रखना, 5 फॉर्म्स ऑफ मैटर आर देयर। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ इज प्लाज्मा एंड BEC। प्लाज्मा एंड BEC आर नॉट फाउंड ऑन अर्थ, अर्थ पर नहीं फाउंड होती हैं। ये आपकी क्या है, बाद में डिस्कवर हुई थी। प्लाज्मा तो यूनिवर्स में मिलता है मोस्टली, आपकी जितना भी मैटर है यूनिवर्स में वो मोस्टली प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। लेकिन अर्थ पर आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की ही फॉर्म्स मिलती हैं मैटर की। तो इसीलिए ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादातर आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, वो सब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पर ही होते हैं। मोस्टली आप सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की ही बात करेंगे, इसके अलावा हम कुछ और बात नहीं करेंगे। ठीक, तो ये आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द मैटर। ठीक, नेक्स्ट आपका जो सिस्टम आता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक में सबसे पहला ही टर्म आपको पता होना चाहिए, जो सबसे बेसिक्स जो है वो कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स हैं। जैसे कि मैटर मैंने आपको बता दिया, उसके बाद सिस्टम है, उसके बाद आपका सराउंडिंग्स, यूनिवर्स क्या होता है, स्टेट क्या होती है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। सिस्टम हम जान लेते हैं, कोई भी मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर जिस पर हम फोकस्ड करते हैं, जिस पर हम हमारी स्टडी जो होती है वो फोकस्ड होती है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कवर कर रहे हैं, या जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसके बारे में हम खोजबीन निकाल रहे हैं या उसके प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, वो सब वो पार्ट जो होता है किसी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर का, उसको आप सिस्टम कहते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज एक रूम है,
एक कमरा है, एक रूम है, इस रूम में आपने देखा एक बुक पड़ी है, एक टेबल पर एक बुक रखी हुई है, दूसरा एक ग्लास रखा हुआ है और ग्लास में एक वाटर, दूसरा ग्लास रखा है, ग्लास में कुछ वाटर है, ठीक। तो इस रूम में यदि मैं बात करूं कि मुझे इस वाटर का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम निकालना है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम मुझे फाइंड आउट करना है, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन द ग्लास ऑफ वाटर। हम पूरे रूम में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सबको छोड़कर किसी एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, और वो फोकस वाली चीज़ क्या है हमारे लिए, ग्लास ऑफ वाटर है। वो कुछ भी हो सकती है, बुक्स भी हो सकती है, बुक भी हो सकती थी, या कोई और चीज़ रूम में रखी हो सकती थी, वो भी हो सकती थी। तो जिस भी चीज़ पर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिस भी चीज़ पर आपकी जो स्टडी है वो कंसंट्रेटेड होती है, फोकस्ड होती है, उसको आप सिस्टम कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो रूम है इसको आप कहेंगे यूनिवर्स। ये पूरा का पूरा रूम जो है, या एवरीथिंग अराउंड अस इज लाइंग अंडर द यूनिवर्स, वो सब यूनिवर्स में आता है। सिस्टम को छोड़कर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब सराउंडिंग्स होती हैं। जैसे कि ये बुक, अगर कोई और भी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि टेबल रखी हुई है, चेयर रखी हुई है, रूम में कुछ भी चीज़ें हैं, वो ग्लास ऑफ वाटर अगर हमने सिस्टम ले लिया है तो उसके अलावा जितनी भी चीज़ें आसपास रखी होंगी, चारों तरफ होंगी, वो सब की सब किस में आएंगी, वो सब कहलाएंगी सराउंडिंग्स। वो सब क्या कहलाएंगी, सराउंडिंग्स कहलाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स जो होता है वो किसका सम होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स का। देख लीजिए आप, सिस्टम और सराउंडिंग अगर मैं मिला दूं तो क्या बनेगा, ये रूम बन जाएगा पूरा का पूरा, और रूम को ही क्या कहा हमने, यूनिवर्स का है। तो यूनिवर्स जो होता है वो किसका सम होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का। तो मेरे ख्याल से आज का जो टॉपिक है वो आज के लिए इतना ही। मैं आपको बताऊंगा इसके अगली वीडियो में, बाकी आपकी सिस्टम और सराउंडिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे और रिलेशन भी देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।